आज हम जो अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आय लोचों का जोड़, बजट प्रतिबंध तथा व्यय। यानी आय लोचों का जोड़, बजट प्रतिबंध तथा व्यय। यानी सम ऑफ इनकम, सम ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी, बजट कांस्टेंट एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि आय लोचों का जोड़, बजट प्रतिबंध तथा व्यय क्या है। उपभोक्ता की आय तथा बजट प्रतिबंध दिए होने पर जब आय में वृद्धि का कुछ भाग किसी एक वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता तो उसे अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। इससे हम यह संबंध व्युत्पादित कर सकते हैं कि समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की आय लोच का जोड़ अवश्य ही इकाई के बराबर होगा। फिर से एक बार समझें। उपभोक्ता की आय तथा बजट प्रतिबंध दिए होने पर जब आय में वृद्धि का कुछ भाग किसी एक वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है तो उसे अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। इससे हम यह संबंध व्युत्पादित कर सकते हैं कि समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की आय लोच का जोड़ अवश्य ही इकाई के बराबर होगा और यह किसी वस्तु की मांग की आय लोच अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं की आय लोचों पर निर्भर करता है। माना कि एक उपभोक्ता के पास M के बराबर यानी M के बराबर आय की मात्रा है और वह केवल दो वस्तुओं यानी दो वस्तुएं हैं, एक X है और दूसरी Y, X और Y पर अपनी समस्त आय व्यय करता है। मान लीजिए कि जब व्यय करता है तो X पर जो व्यय करता है वह PX और Y पर अगर व्यय करता है तो PY, यानी PX और PY क्रमशः वस्तु X तथा Y की कीमतों को व्यक्त करता है। अब यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन यानी क्या परिवर्तन, और वो परिवर्तन क्या है डेल्टा और M के बराबर, डेल्टा M के बराबर वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा दो वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा, अब खरीदी गई जो मात्रा है वो क्या होगी, यानी डेल्टा QX तथा डेल्टा QY, यह क्या होगी खरीदी गई मात्रा। उपभोक्ता के बजट
प्रतिबंध निम्न प्रकार के होंगे। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उपभोक्ता का जो बजट प्रतिबंध है वह किस प्रकार का होगा यह बताते हैं। तो देखिए बजट प्रतिबंध जो होगा वह होगा डेल्टा एम इजिकल टू पी एक्स डेल्टा क्यू एक्स प्लस पी वाई डेल्टा क्यू वाई, ये होगा इसका क्या प्रतिबंध। अब देखिए ये जो बजट ये जो दिया है समीकरण जो दिया है, तो उपर्युक्त समीकरण में जो बजट है यानी उपर्युक्त बजट समीकरण के दोनों ओर को क्या कर दें, डेल्टा एम से डिवाइड कर दें, यानी इसे भी और इसे भी अगर डेल्टा एम से डिवाइड कर दिया जाएगा, डेल्टा एम और डेल्टा एम, इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, जो हमें प्राप्त होगा वह होगा यानी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम इजिकल टू पी एक्स डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एम प्लस पी वाई पी वाई डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा एम। अब देखिए जब ये हमें मिलता है तो क्या हो जाएगा, अथवा पी एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एम प्लस पी वाई इंटू डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा एम इजिकल टू 1। ये हमारा पहला समीकरण है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, उपर्युक्त समीकरण के प्रथम बाएं यानी बाएं टर्म में, या ये कहें कि जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का बायां जो भाग है उसको क्यू एक्स क्या क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स तथा एम अपॉन एम से क्या कर दें, से गुणा करने पर तथा द्वितीय टर्म को यानी क्यू वाई अपॉन क्यू वाई तथा एम अपॉन एम से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा
क्या होगा, देखिए हमें जो प्राप्त होगा वह होगा, यहाँ देखें, यानी px इंटू qx अपॉन m इंटू डेल्टा qx अपॉन डेल्टा m इंटू m अपॉन qx प्लस, अब देखिए py इंटू qy अपॉन m इंटू डेल्टा qy अपॉन डेल्टा m इंटू m अपॉन qy इजिकल टू 1, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब ये जो समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, दूसरा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब देखिए उपर्युक्त समीकरण से यह विदित है कि पद, कौन सा पद है, तो देखिए px इंटू qx अपॉन m वस्तु x पर व्यय किए गए आय के अनुपात तथा डेल्टा qx अपॉन डेल्टा m इंटू m अपॉन qx वस्तु x की आयलोच है, वस्तु x की आयलोच है या आयलोच को व्यक्त करता है। इसी प्रकार अब देखिए दूसरा वाला भी देख लीजिए, इसी प्रकार यानी py इंटू qy अपॉन m या डेल्टा qy अपॉन डेल्टा m इंटू m अपॉन qy। अब देखिए यहाँ क्या है, py इंटू qy अपॉन m या डेल्टा qy अपॉन डेल्टा m इंटू m अपॉन y वस्तु y की आयलोच को व्यक्त करता है। यदि आय की वस्तु x पर व्यय किए गए अनुपात को, अब हम इसके जो अनुपात है उसको अगर मैं kx, क्या kx द्वारा तथा वस्तु y पर व्यय किए गए अनुपात को ky, यानी x पर किया गया जो अनुपात है वह kx और y पर किया गया वह ky, तथा वस्तु y की आयलोच को, अब देखिए आयलोच को क्या, ei द्वारा क्या कर दें, वस्तु x की आयलोच को, अब वस्तु x की आयलोच क्या है, exi, इसके द्वारा व्यक्त कर दें तो क्या होगा, उपर्युक्त समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अब इस समीकरण को हम लिख सकते हैं kx exi प्लस
के वाई ई वाई आई इजिकल टू 1। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए अगर हमने ये पूरा निकाल लिया है तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उससे हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए अब सॉल्व करते हैं। माना कि एक उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तुओं यानी चावल और दूध पर खर्च करता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि माना कि एक उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं पर यानी चावल और दूध, इन दो वस्तुओं पर क्या करता है, खर्च कर रहा है, खर्च करता है या व्यय करता है, पर व्यय करता है। यह वह अपनी आय का यानी उपभोक्ता अपनी आय का कितने 75% चावल पर, कितना 75% चावल, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे 75% चावल। अब देखिए जब चावल पर 75% खर्च करता है और चावल के लिए उसकी जो आय लोच है, अब आय लोच चावल के लिए निकाल लेते हैं, यानी चावल के लिए आय लोच क्या है, आय लोच दी है 0.8 यानी 0.8 हो। तो अब हमें निकालना क्या है, तो देखिए दूध के लिए उसकी आय लोच को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम दूध के लिए आय लोच को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ समझें जो मैंने सूत्र दिया था वह क्या था, सूत्र था kx इंटू EXI प्लस KY इंटू EYI इजिकल टू 1। तो अब हम क्या करें, इसी में सब चीज़ रख लें, देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, यानी kx इजिकल टू दिया क्या है, EXI यानी चावल की वैल्यू दी हुई है, तो कितनी है 75%, चावल की वैल्यू कितनी है 75% है, और 0 अगर हम प्रतिशत हटा लेते हैं 0.75 हो जाएगा। EXI की वैल्यू आ गई है। अब देखिए KY इजिकल टू क्या है 1। अब हमें EY 1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है 1 माइनस 0.75 इजिकल टू यानी 1 ऋण 0.75
बराबर 0 यानी 0.25, ये हमारे के वाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ जब ये वैल्यू निकल के आ जाती है तो फिर अब हमें क्या करना है, ई एक्स आई। अब ई एक्स आई की वैल्यू कितनी दी है, यानी ई एक्स आई, तो ई एक्स आई इजिकल टू 0.8। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आ गई, के एक्स की वैल्यू, के वाई की वैल्यू, ई एक्स आई की वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या है, ई वाई आई की वैल्यू। तो देखिए यहाँ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इनके मूल्यों को हम क्या कर दें, उपर्युक्त समीकरण में रख देवें और उसे सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा लेता हूँ इसे, चलिए, यानी 0.75 इंटू 0.8 प्लस 0.25 इंटू ई वाई आई बराबर 1। चूंकि हमें ई वाई आई निकालना है तो देखिए क्या करें अब इसे, तो देखें अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 0.600 धन। अब मैं इसका करके देखते हैं तो ये क्या आएगा, 0.25 और ब्रैकेट में ई वाई आई इजिकल टू क्या है मेरे पास में 1 या 1। अब देखिए मुझे ई वाई आई को निकालना है तो ई वाई आई बराबर क्या होगा, ई वाई आई को जब निकालना होगा तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए 0.25 चूंकि ये वैल्यू दी हुई है, अब बराबर 1 ऋण 0.6 बराबर क्या वैल्यू निकल के आएगी 0.4। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो अब क्या निकालें, तो देखिए यहाँ निकाल लेता हूँ, ई वाई आई इजिकल टू 0.4 बटे 0.25 बराबर कितना आएगा 1.6। अब देखिए 1.6 कैसे आ गया, सॉरी 1.6 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसे करके देख लेते हैं, एक बार मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, यानी इजिकल टू 0.4 बटे 0.25 सॉरी। अब देखिए यहाँ एक अंक के बाद में दशमलव है और यहाँ 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो मैं क्या करूँ, इसके आगे एक 0 बढ़ा दूँ और ये हटा दिया। अब मेरे पास बचा क्या 40/25 और 40 में 25 का भाग दे दिया तो क्या आएगा 25 एकम 25, कितने बचे 15 और 15 छिक्के 90, सॉरी 25 छिक्के 150, तो ये हो गया। तो ये आएगा ई वाई आई इजिकल टू 1.6। अब ई वाई आई क्या है, यानी वाई वस्तु की क्या है लोच। तो देखिए अतः दूध की जो आय लोच है वह होगी 1.6 के बराबर। अब हम आते हैं प्रतिस्थापन लोच पर। अब हमारा जो टॉपिक है वह है प्रतिस्थापन लोच।
प्रतिस्थापन लोच, यानी द elasticity of substitution। अब देखिए प्रतिस्थापन लोच है क्या चीज। यहां देखें, दो वस्तुओं में प्रतिस्थापन लोच इस बात का निर्देश करती है कि एक वस्तु की स्थानापत्ति दूसरी वस्तु के द्वारा किस सीमा तक हो सकती है जबकि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना हो। जिस प्रकार मांग की मूल्य लोच कीमत प्रभाव का सापेक्ष माप है, उसी प्रकार आय सापेक्षता आय प्रभाव का सापेक्ष माप है तथा प्रतिस्थापन लोच प्रतिस्थापन प्रभाव का सापेक्ष माप है। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु द्वारा प्रतिस्थापन कठिन होता है तो दो वस्तुओं के अनुपातों में थोड़ा सा परिवर्तन उनके बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर में बहुत अधिक परिवर्तन ला देगा। जब दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन सुगम होता है तो उपभोक्ता के पास उनके अनुपात में थोड़े से परिवर्तन से उनके बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता। स्पष्ट है कि दो वस्तुओं के अनुपात में परिवर्तन और उनके फलस्वरूप प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन परस्पर संबंध से प्रतिस्थापन लोच का पता चल सकता है। अतः क्या होगा, अतः यानी प्रतिस्थापन लोच बराबर क्या होगा, दो वस्तुओं के अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तुओं में प्रतिस्थापन की प्रतिस्थापन की सीमांत दर में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए, अब अगर हम इसे सॉल्व करें, यानी प्रतिस्थापन लोच यानी ई डेल्टा इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई अपॉन क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई अपॉन
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन पहले यहां समझें। वेयर अब देखिए ई डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, प्रतिस्थापन लोच, प्रतिस्थापन लोच क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू वस्तु x और y, वस्तु x और y का अनुपात। नेक्स्ट देखें, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू वस्तु x और y के अनुपात में क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन। आगे क्या बचा मेरे पास में, यानी ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बचा ये पार्ट, तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु x की वस्तु y के साथ आरंभिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट देखें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्रतिस्थापन की सीमांत दर में, प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन। अब देखिए मैंने क्या क्या निकाला, ई डेल्टा मीन्स प्रतिस्थापन लोच, इसके बाद क्यू एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, वस्तु x और y का अनुपात है। डेल्टा क्यू एक्स अपन क्यू वाई, डेल्टा क्यू एक्स अपन क्यू वाई इज इक्वल टू वस्तु x और y के अनुपात में थोड़ा सा परिवर्तन है। डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, वस्तु x की वस्तु y के साथ आरंभिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। और डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन है। अब देखिए जब ये चीज़ें हमारे साथ निकल के आ जाती हैं, हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्या होगा, प्रतिस्थापन लोच की धारणा तटस्थ वक्रों द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। इसे हम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम रेखा चित्रों का निर्माण करके देखते हैं। चलिए अब हम रेखा चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं।
इसके लिए हम दो पैनल चित्र तैयार करते हैं। देखिए, दो पैनल चित्र बनाए हैं मैंने, बनाए नहीं, बन रहे हैं। यहां देखिए, IC यानी इंडिफरेंस कर्व, यहां से एक रेखा खींच लेते हैं और इसे मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया है, और एक इस बिंदु से रेखा खींच लेते हैं और इसे मैंने B से रिप्रेजेंट किया है, और AB, इसके बाद ये C, ये D, ये E और ये F और ये Q1, Q2, मूल बिंदु O, X, Y। अब देखिए नेक्स्ट, और इसे मैंने पैनल चित्र A का नाम दिया है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी देख लीजिए आप। IC2, ये X, O, Y, और यहाँ देखें और एक यहाँ देखें, यानी इसे भी A और इसको भी B, C, D, E, F। अब देखिए C, D, E और F, C, D, E, F, X1, X2, और इसको B पैनल चित्र का नाम दिया है। यह है कमोडिटी, 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 इधर ये भी कमोडिटी, अब देखिए इसे समझना है। अब इसे समझेंगे कैसे, यानी मैंने पैनल चित्र A और पैनल चित्र B दो तैयार किए हैं। अब यहाँ आप थोड़ा सा अंतर देख रहे होंगे कि यहाँ और यहाँ दोनों में अंतर है। अब हमें से ही अंतर को देखना है क्या है। तो देखिए रेखा चित्र A में जिन दो वस्तुओं का अनधिमान वक्र बनाया है वे निकट के स्थानापन्न हैं, इसलिए उनका अनधिमान वक्र सीधी रेखा के बहुत निकट की आकृति का है, बहुत निकट की आकृति का है। इसके विपरीत रेखा चित्र B में जिन दो वस्तुओं का अनधिमान वक्र यानी तटस्थ वक्र बनाया गया है
वे बहुत सीमा तक पूरक वस्तुओं के निकट हैं और इसलिए उनके अधिक प्रतिस्थापन कठिन है, जिससे उनके बीच अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर बहुत ही अधिक उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स है। अनधिमान वक्र के किसी बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल से जानी जा सकती है और रेखा चित्र ए तथा बी में तटस्थ वक्रों के बिंदु ए और बी पर स्पर्श रेखाएं सी डी ई एफ खींची गई हैं, जिनकी ढालें यानी दोनों में ही सी डी ई एफ दोनों में बराबर खींची गई हैं, जिनकी ढालें उन बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की सीमांत दरें दर्शाती हैं। रेखा चित्र ए और बी में या रेखा चित्र ए में ए और बी बिंदुओं पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर रेखा चित्र बी के ए और बी बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर के समान है, दोनों में ही समान है, क्योंकि दोनों रेखा चित्रों में गिराई गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तथा दोनों ही रेखा चित्रों की स्पर्श रेखाएं सी डी तथा ई एफ रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। किंतु रेखा चित्र ए के तटस्थ वक्र में x की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा रेखा चित्र बी के अनधिमान वक्र में x की मात्रा में बहुत कम वृद्धि हुई है और रेखा चित्र ए में Q1 Q2 का अंतर रेखा चित्र बी के Q1 Q2 से के अंतर से बहुत अधिक है। रेखा चित्र ए तथा बी में समान कमी करने पर वस्तु x की बहुत कम मात्रा बढ़ानी पड़ती है, अर्थात बी में प्रदर्शित दो वस्तुओं के बीच मान की प्रतिस्थापन लोच बहुत कम है। इसके विपरीत ए में प्रतिस्थापन सीमांत दर में समान कमी लाने के लिए वस्तु x की बहुत कम मात्रा बढ़ाई गई है। यदि कोई दो वस्तु में यानी x और y एक दूसरे के संपूर्ण स्थानापन्न है तो x की y के साथ प्रतिस्थापन की सीमांत दर में बिना किसी कमी के x/y अनुपात को अनिश्चित रूप में बढ़ाया जा सकता है। अर्थात क्या होगा, संपूर्ण स्थानापन्नों के बीच प्रतिस्थापन लोच अनंत होती है। यही कारण है कि दो संपूर्ण स्थानापन्नों का अनधिमान वक्र सीधी रेखा की आकृति का होता है, परंतु वास्तविक जीवन में संपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का पाया जाना बहुत कठिन है और यदि ऐसी वस्तुएं हों भी तो आर्थिक दृष्टि से उन्हें एक ही वस्तु मानना होगा। किंतु वास्तविक जीवन में ऐसी वस्तुएं प्रायः पाई जाती हैं जो एक दूसरे के संपूर्ण स्थानापन्न तो नहीं परंतु निकटतम स्थानापन्न होती हैं, जैसे कॉफी और चाय। इनके बीच प्रतिस्थापन बहुत अधिक होता है तथा इनका अनधिमान वक्र सीधी रेखा की आकृति के अधिक निकट तथा उन्नत उदर यानी कॉन्वेक्स होता है। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की लोच हमेशा शून्य या जीरो होती है।
कैसी होती है? शून्य या जीरो। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा मूल्यलोच, आयलोच तथा प्रतिस्थापन लोच में परस्पर संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, यानी मूल्यलोच, आयलोच और प्रतिस्थापन लोच। चलिए मूल्यलोच, आयलोच, प्रतिस्थापन लोच, लोच में संबंध। अब देखिए इसके संबंध को हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जिस प्रकार कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव पर निर्भर करता है, यानी क्या? कीमत प्रभाव इजिकल टू क्या होता है? आय प्रभाव, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। जो हमने इसके बारे में हमने आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत मैंने इसका बहुत अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कराया है और इसका वीडियो एक सेपरेट वीडियो भी है, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का। इनके अलग अलग वीडियो भी हैं, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, तीनों के अलग अलग वीडियो भी हैं। तो मैंने वहाँ बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाने की कोशिश की है और यहाँ मूल्यलोच, आयलोच तथा प्रतिस्थापन लोच में जो संबंध है उसको व्यक्त करने के लिए मुझे ये सूत्र उधर से यहाँ लाना पड़ा है। अब देखिए उसी प्रकार मांग की मूल्यलोच भी आयलोच और प्रतिस्थापन लोचों पर निर्भर करती है, जिस तरह से कीमत प्रभाव इजिकल टू आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव पर निर्भर है। इन तीनों लोचों के परस्पर संबंध को एक गणितीय सूत्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या होगा? के एक्स ई आई, के एक्स इंटू ई आई प्लस 1 माइनस के एक्स इंटू ई एक्स। इस सूत्र से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेयर, यानी यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? मांग की मूल्य लोच। क्या होगा? मांग की मूल्य लोच। अब क्या बचा? ई आई इजिकल टू, यानी ई आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? मांग की आय लोच। मांग की आय लोच, मांग की मूल्य लोच निकाल ली, मांग की आय लोच निकाल ली। अब क्या रह गया? ई एक्स, यानी ई एक्स इजिकल टू क्या होगा? एक्स वस्तु की अन्य
वस्तुओं से क्या है, प्रतिस्थापन, अन्य वस्तुओं से प्रतिस्थापन। अब क्या बचा, यानी EX भी आ गया, EI भी आ गया, EP भी आ गया। अभी हमारे पास में क्या बच रहा है, KX। तो KX इजिकल टू क्या होगा, I का अनुपात, यानी I का अनुपात, I का अनुपात जो X वस्तु पर, जो X वस्तु पर व्यय किया गया है, व्यय किया गया है। नेक्स्ट देखें, अब मैंने आपके समक्ष यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू मांग की मूल्य लोच, EI इजिकल टू मांग की आय लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, प्लस अब वहाँ देखें EX इजिकल टू X वस्तु की अन्य वस्तुओं से प्रतिस्थापन, और KX इजिकल टू आय का अनुपात जो X वस्तु पर व्यय किया गया है। इस सूत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं उपर्युक्त समीकरण का जो पहला भाग है वो कौन सा है, पहला भाग KXEI, KXEI। अब ये जो पहला भाग है क्या करता है, तो प्रथम भाग KXEI मूल्य लोच पर आय प्रभाव को व्यक्त करता है। किस पर, मूल्य लोच पर आय प्रभाव को व्यक्त कर रहा है। उपभोक्ता आय का जितना अधिक भाग वस्तु X पर व्यय करेगा, उपभोक्ता की वस्तु X के लिए उतनी ही अधिक आय लोच होगी, उतना ही अधिक आय प्रभाव का परिणाम होगा। अतः KXEI मूल्य लोच पर आय प्रभाव के परिणाम का सूचक है। लेकिन ये मूल्य लोच पर आय प्रभाव के परिणाम का सूचक तो है, फिर क्या है, जब वस्तु की कीमत घटती है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी जो मांग है, उस मांग की जो मात्रा है केवल आय प्रभाव के कारण ही नहीं बढ़ती, फिर क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी बढ़ती है। जब वस्तु X की कीमत घटती है तो अन्य वस्तुओं से सापेक्ष रूप में सस्ती हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता अन्य वस्तुओं का वस्तु X से प्रतिस्थापन करता है। अतः समीकरण का दूसरा जो भाग है यानी 1 माइनस ये वाला 1 माइनस KX, समीकरण का दूसरा भाग 1 माइनस KX क्या करता है, EI मांग की मूल्य लोच पर प्रतिस्थापन लोच के परिणाम का सूचक है। प्रतिस्थापन प्रभाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि X वस्तु की अन्य वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन जो लोच है वह EI है। अब EI है तो सही, लेकिन कितनी है, तो इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो देखिए, आय का जितना अधिक भाग अन्य वस्तुओं पर व्यय यानी 1 माइनस KX होगा और जितनी अधिक वस्तु X की अन्य वस्तुओं से प्रतिस्थापन लोच होगी, उतना ही अधिक प्रतिस्थापन प्रभाव का परिणाम या परिमाण होगा। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वस्तु की मांग की मूल्य लोच 4 तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। अब देखिए, जो 4 तत्व हैं जिनके द्वारा निर्धारित होती है, तो वह 4 तत्व कौन कौन से हैं इसे और समझते हैं। तो देखिए, चारों जो तत्व हैं वह है, सबसे पहला यानी नंबर एक
आय का अनुपात क्या होगा? आय का अनुपात जो वस्तु पर व्यय किया जाता है। नंबर 2 क्या है? मांग की आय लोच। नंबर 3 प्रतिस्थापन लोच। नंबर 4 आय का अनुपात जो अन्य वस्तुओं पर क्या होता है? व्यय किया जाता है। अब देखिए, यानी ये चारों बिंदु हैं जो मूल्य लोच है, इन चारों तत्वों से कैसे प्रभावित होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि ऊपर के चारों तत्व दिए हुए हों तो क्या हो जाएगा? मूल्य लोच जानी जा सकती है। और उसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए, जब ये चारों तत्व हमारे समक्ष हैं तो अब हमें करना क्या है? तो इसे हम समझने के लिए एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। और वो देखें, यानी हम एक कल्पना करें कि एक उपभोक्ता अपनी आय का 1/5 भाग, कितना? आय का 1/5 भाग, अब देखिए, वस्तु X पर व्यय करता है। किस पर? 5 भाग वस्तु X पर व्यय करता है। कौन? उपभोक्ता। अब देखिए, यदि उपभोक्ता की वस्तु X के लिए जो आय लोच है, अब देखिए यहाँ आय लोच देख लें, आय लोच कितनी है? आय लोच 2 हो तो क्या होगा? तो देखें, और वस्तु X और अन्य वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की जो लोच है, अब यहाँ देखें प्रतिस्थापन लोच, यानी प्रतिस्थापन लोच। अब प्रतिस्थापन लोच कितनी दी है? 3, यानी आय का 1/5 भाग X वस्तु पर व्यय कर रहा है, आय लोच उसमें 2 है और प्रतिस्थापन लोच 3 है। इस प्रकार ज्ञात हमें क्या करना है? तो प्रतिस्थापन लोच अगर 3 हो तो मूल्य लोच हम ज्ञात करें। क्या करें? यानी मूल्य लोच बराबर क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब मेरे पास है क्या? आय लोच है, प्रतिस्थापन लोच है और आय का भाग है, लेकिन हमें मूल्य लोच निकालनी है। तो सूत्र कौन सा है हमारे पास में? अब देखिए सूत्र कौन सा था, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू KX EI प्लस 1 माइनस KX इंटू EX, ये हमारा सूत्र था। अब हम इसी में रख लेंगे। तो देखिए क्या रखना है हमें, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, यानी मूल्य लोच हमें निकालनी है। KX की वैल्यू क्या है? आय का 1/5 भाग,
तो 1/5। अब देखिए क्या करना है, गुणा, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका, क्या दिया है, आयलोच यानी EI, तो EI 2 है, 2 धन, अब देखिए यहाँ 1 ऋण kx की वैल्यू क्या दी है, 1/5, तो kx की वैल्यू 1/5 और EX की वैल्यू क्या है, अब देखिए EX यानी प्रतिस्थापन लोच, EX की वैल्यू है कितनी, 3, तो गुणा 3 कर दो। अब देख इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इजिकल टू 1/5 या 1/5 गुणा 2 धन, इसे कर लीजिए 5 एकन 5 ऋण 1/5 गुणा 3, इससे सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 2/5 हो गया, धन 4 यानी 5 में से 1 घटा दोगे तो 4/5 ये आ गया, गुणा 3 हो गया। अब देखिए जब ये आ गया तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 2/5 धन 3 चौक 12, 12/5 बराबर 14/5। अब 14 जब 5 आ रहे हैं तो 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, सॉरी 5 40, 2.8, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 2.8 आ गई। अब यहाँ 2.8 तो हमने निकाल ली, लेकिन क्या है, जब वस्तु की मूल्य लोच 2.8 है तो मूल्य लोच, आय लोच और प्रतिस्थापन लोच के संबंध से यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी वस्तु पर आय का चाहे कितना भी भाग व्यय क्यों न किया जाए, आय लोच और प्रतिस्थापन लोच दोनों इकाई के बराबर हों तो क्या होगा, मूल्य लोच भी इकाई के बराबर होगी। यदि आय लोच का 1/5 भाग एक वस्तु पर व्यय हो रहा है तो, यानी अब यहाँ एक बात और घूम गई कि आय लोच का 1/5 भाग केवल एक ही वस्तु पर व्यय हो रहा है तो क्या होगा, और आय लोच तथा प्रतिस्थापन लोच इकाई के बराबर है तो मूल्य लोच क्या होगी। अब यहाँ एक चीज़ बिल्कुल अलग आ गई, यानी आय लोच और मूल्य लोच, प्रतिस्थापन लोच इकाई के बराबर और आय लोच इकाई के बराबर, यानी ये दोनों ही लोचें, देखिए यहाँ ये भी एक और ये भी एक हो तब क्या होगा, तो इसे देख लेते हैं। जब ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो देखें, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ फिर देखें, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू के एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/5 यानी 1/5 और ई आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो गुणा 1 धन, अब यहाँ देखें 1 ऋण के एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/5 गुणा 1। अब इसे देख लें, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1/5 गुणा 1 धन 5 एकन 5 ऋण 1/5 गुणा 1। सॉल्व कर लिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, यानी 1 एकम 1, 1/5 धन 4/5 गुणा 1। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 एकन 4, तो 1/5 धन 4/5 बराबर 5/5 बराबर 1।
तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यहाँ देखिए 1 निकाल ली। अब ये कंडीशन इसमें रिलेशन में होती है। अब जो हम नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें मांग की आड़ी या तिरछी लूज का अध्ययन करेंगे, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपके कमेंट किसी भी प्रकार के हैं, चूँकि यह जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो BA फर्स्ट ईयर हो या MA प्रीवियस हो, दोनों में ही इस टॉपिक से क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं। धन्यवाद।